नमस्कार। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर। हम शीत युद्ध के दौर के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध का दौर क्या कहलाता है? जैसे कि अब नाम ही अगर इसका देख ले तो नाम में आता है कोल्ड, यानी शीत युद्ध का दौर। तो ये कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, ना कि इसे हॉट वॉर कहा जाता है? तो ये एक ऐसा दौर रहा है जहां पर दो उस समय की सबसे प्रमुख पावर, जिसे अमेरिका और यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, सोवियत यूनियन, आपस में इतने ज्यादा टकराव में आ गए थे कि मानो कि एक नए विश्व युद्ध की तैयारी उस समय हो चुकी थी। तो शीत युद्ध का दौर ये उस समय का दौर है जबकि वर्ल्ड वॉर टू यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके बाद शुरुआत होती है शीत युद्ध के दौर की। तो बात करें अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में लड़ा गया था, तो इसमें दो तरीके के समूह उस समय बन गए थे जो कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहलाए जाते थे। तो मित्र राष्ट्र में थे आपके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एंड सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। उधर ही दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र, जहां पे जापान, जर्मनी और इटली एक साथ थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, जो कि 1939 से 1940 तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, जिसमें से मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो शीत युद्ध से अभिप्राय उस तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 से 90 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जारी रहा। तो ये किस तरीके की जंग थी? क्यों इसे हम बोलते हैं कि एक शीत युद्ध रहा है? क्योंकि इस समय ये शीत इसलिए रहा क्योंकि पूरी तरीके से, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा संग्राम दोबारा नहीं हुआ, पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में, डायरेक्ट उसमें ये दोनों जो राज्य थे, तो ये दोनों राजनीतिक स्थिति ऐसी उस समय हो गई थी कि इतना तनावपूर्ण सारा माहौल था कि ऐसा लग रहा था कि अब हम तीसरे विश्व युद्ध में आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ऐसे ही हम जैसे तीसरी दुनिया कहा जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के समूह को तीसरी दुनिया कहा जाने लगा, यानी डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस। तो ये जो थे थर्ड वर्ल्ड या फिर इन्हें तीसरी दुनिया भी कहा जाने लगा, जैसे जिसमें आता है आपका एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की, जिससे कहा जाता है कि ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या फिर क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा एक आइलैंड है और ये एक ऐसी जगह है, अगर आप मैप में भी ध्यान से देखें तो अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक है। लेकिन क्यूबा को जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एड थी वो यूएसएसआर के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सहायता प्रोवाइड की जा रही थी यूएसएस के द्वारा थी। तो क्यूबा को एक तरीके से देखा गया, एक तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे थे दोनों यूएसए एंड यूएसएसआर। तो क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता था, और इसीलिए उसने डिसाइड किया, उसने ये चयन किया कि वहां पर वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख देगा। तो अगर हम देखें तो अगर क्यूबा की लोकेशन ध्यान से देखी जाए तो क्यूबा जो है बहुत ज्यादा ही अमेरिका के पास है, और इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के किसी भी क्षेत्र में रखी जाती है तो बिल्कुल सीधा ऐसा लगेगा कि अमेरिका के सीमा में एक तरीके से आना हुआ। तो अमेरिका का इस समय जो ध्यान था इस पे पहुंचा कि किस तरीके से जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो अमेरिका के इतने नजदीक रखी जा रही है। तो अमेरिका राष्ट्रपति, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने आदेश दिया कि इस एक तरीके से ये अमेरिका पर हमला माना जाएगा और इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अमेरिका द्वारा उन्होंने अपनी तरीके से इस गंभीरता को समझा और एक चेतावनी दी। तो जब ये न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएसएसआर द्वारा क्यूबा में
रखी गई, तो कई समय तक, हफ्ते भर तक इसके बारे में नहीं पता चल पाया। लेकिन बाद में जब अमेरिका को पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है, तो एक तरीके से अगर आप नजदीकी देखें, ज्योग्राफी देखें, तो क्यूबा कितना नजदीक है अमेरिका के, तो अमेरिका एक तरीके से पूरे तरीके से संकट में आ चुका था। तो यहाँ पे जो आपको जानना है, बहुत बहुत जरूरी है, क्यूबा जो देश था, उसके जो नेता उस समय रहे थे वो थे फिडल कैस्ट्रो। वहीं सोवियत यूनियन के जो लीडर रहे वो थे निकिता ख्रुश्चेव एंड अमेरिकन लीडर जॉन एफ कैनेडी। तो ये तीनों, फिडेल कैस्ट्रो, निकिता ख्रुश्चेव एंड जॉन एफ कैनेडी, तीनों यहाँ पे बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि क्यूबा एक ऐसा देश था जो कि अमेरिका के बहुत ज्यादा पास था, और यूएसएसआर ने डिसाइड किया, उन्होंने चयन किया कि वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल जिसे एक मिलिट्री अड्डे के रूप में देखना चाहते हैं, और क्यूबा को बहुत तरीके की मिलिट्री इकोनॉमिकल एड, क्योंकि वो एक छोटा देश था, उसे यूएसएसआर द्वारा प्रोवाइडेड थी। तो ये जब टेंशन, जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, और एक ऐसा टाइम आया जब दोनों यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस में एक साथ आ गए, और इस तरीके के तनाव को, जो संकट उस समय पैदा हुआ, उसी से जन्म हुआ कोल्ड वॉर का। अमेरिका और जापान की बात करें तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में अगस्त 1945 में शामिल हुआ था, 1945 में शामिल हुआ था, और अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। और ये परमाणु बम हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो इन दोनों परमाणु बम ने कई हद तक कई जाने ली, और जिस तरीके का विनाशकारी एक तरीके से पूरा जापान का माहौल हो गया था। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया, जो 15 किलोटन का था। साथ ही में तभी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया, जिसका वजन लगभग 21 किलोटन का था। तो अमेरिका और जापान के रिश्तों की अगर हम बात करें, तो काफी जो आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध रहा है, उसके बाद से काफी बदलाव रहा और काफी खराब भी रही। तो द्वितीय विश्व युद्ध की क्या विशेषताएं हैं जो कि हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप पर ही नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के ऊपर भी पूरी तरीके से पड़ा। द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद ही शुरू होता है एक नया काल, जहां पे हमने देखा कि यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और अमेरिका एक साथ एक ऐसे माहौल में आ जाते हैं जो कि एक नई जंग को आमंत्रित करता है, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी। अगर उस समय की बात करी जाए, तो दोनों महाशक्तियां जो उस टाइम पे मौजूद थी, अमेरिका और यूएसएसआर, विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। एक सुपर पावर बनने की जो चाह थी, दोनों में ही बहुत ज्यादा थी। तो दुनिया को 2 गठों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बांट दिया गया था। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता ये था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ रहा हो, या दूसरी महाशक्ति, तथा जिसके लिए हम बात करें कि जो 2 गुट में बट गए, या तो वो अमेरिका के साथ हो या फिर वो हो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के साथ। तो अगर आप देखें, तो छोटे देश जो थे वो महाशक्तियों पर कई तरीके से निर्भर भी थे। किस चीज के लिए? कि उन्हें एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती थी, मिलिट्री इकोनॉमिकल सपोर्ट उन्हें दिया जाता था। तो उन्हें एक तरीके से, अगर वो इन महाशक्तियों के साथ जुड़ते थे, तो उन्हें एक वादा मिलता था कि हाँ, आपकी रक्षा की जाएगी हथियारों द्वारा, और आर्थिक मदद हर तरीके से आपको पहुंचाई जाएगी। तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से काफी होड़ भी थी। तो महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के 2 खमों को बट जाने का खतरा पैदा हो गया था। तो ये विभाजन जो सबसे पहले यूरोप में हुआ, जो कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, और वहीं दूसरी तौर जो पूर्वी यूरोप सोवियत गुट में शामिल हुए। तो इसलिए अगर हम देखें तो पूरा यूरोप वेस्ट और ईस्ट में बट चुका था। तो पश्चिमी गठबंधनों ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, और अप्रैल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो की स्थापना हुई, जिसमें उस समय 12 देश शामिल थे। तो ये 1949 में ये हुआ, और उस समय
लगभग 12 देश शामिल थे। लेकिन अभी अगर नेटो की बात करी जाए तो नेटो में 12 नहीं है, बल्कि काफी सारे देश हैं, मुल्क हैं। अगर अभी जो रिसेंट में हुआ है, अभी जो हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हुई है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई छिड़ी है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण यही रहा है कि यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था नेटो, और रशिया को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि नेटो एक सिक्योरिटी अलायंस है, एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें जो भी देश नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो अगर कोई भी देश किसी भी तरीके से इन पर हमला करता है, तो सभी जो देश होंगे मिलजुल कर इस चीज का सामना करेंगे। तो अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस था, जिसने वादा किया कि जो भी इस संगठन में, इस गठन में शामिल होगा, और उसे कई तरीके की मदद दी जाएगी। और इस तरीके से अगर पूरे ग्लोब को देखा जाए तो पूरा ग्लोब विभाजित हो गया फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में, जिसे पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया कहा जाने लगा। तो इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वॉर्सो संधि के नाम से जाना जाता है, जिसने की वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ 1955 यानी 1955 में। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। अगर पूरे यूरोप को देखा जाए तो उस समय शीत युद्ध के दौरान पूरा यूरोप दो विभाजों में बंट गया। पहला जो कि वेस्टर्न यूरोप और दूसरा ईस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप जो था वो पूरा का पूरा शामिल हो गया नेटो में, और ईस्टर्न यूरोप ने साइन किया सोवियत यूनियन के साथ वॉर्सो पैक्ट। तो शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है तो महाशक्तियों को महाशक्तियां क्यों कहा गया है? कोई कंट्री को अगर हम पावरफुल बोलते हैं कि ये कंट्री पावरफुल है, तो उसके पीछे का क्या कारण होगा? इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो बाकी देशों से ज्यादा बेहतर होगी। अगर हम भी जानते हैं कि डॉलर काफी ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ अगर हम देखा जाए मिलिट्री वाइज, डिफेंस जो है उस कंट्री का बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, या पॉलिटिकल टर्म्स में भी काफी स्ट्रांग रही है, या फिर लीडर्स का दबदबा बहुत ज्यादा रहा है। तो महाशक्तियां थी, जो भी महाशक्तियां उस टाइम पे थी, तो उन्होंने ये वादा किया छोटे देशों को कि अगर तुम हमारे साथ इसकी संधि करते हो, किसी भी तरीके का संगठन बनाते हो, तो तुम्हें बदले में एक मदद दी जाएगी। तो महाशक्तियों के बीच ये जो तंतना चला, ये तनाव चला, इसका मुख्य कारण यही था कि सब अपना दबदबा बनाना चाहते थे। तो अगर बात करी जाए इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में और जिस तरीके के डिसीजंस होने लगे, उसमें इनका एक मुख्य प्रभाव देखने को मिला। तो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना के व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। और इसीलिए पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। तो इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी सियाटो और केंद्र संधि संगठन यानी CENTO कहा जाता है। तो इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों को मसलने उतरती वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपनी संबंध मजबूत किए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेरिका बाकी देशों के साथ अपने देशों को एक तरीके से अपने साथ लेकर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत ने चाइना और उसके साथ उत्तरी कोरिया, इन सब का हाथ पकड़ा। तो शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गठों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हो गया था। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कोई भी देश अगर किसी भी महाशक्ति के साथ जुड़ता है, तो दूसरी जो महाशक्ति होगी उसकी ऑटोमेटिकली दुश्मन हो जाएगी, यानी एनिमी स्टेट बन जाएगी। शीत युद्ध के दौरान अगर देखे जाए तो अनेक संकट सामने आए। तो क्यूबा के जिस मिसाइल संकट ने हमने इस अध्याय की शुरुआत की, वह इनमें से एक था। तो शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की
परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं आई, तभी इसे शीत युद्ध कहा जाता है, कोल्ड वॉर कहा जाता है, ना कि हॉट वॉर। हॉट वॉर का मतलब कि आपस में लड़ाई हो चुकी है, तो इसीलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया है। दोनों महाशक्तियां कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, ये 1960 के दशक की शुरुआत की अगर हम बात करें, उनके कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। तो संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार उस समय नहीं हुआ। तो जब हमें शीत युद्ध के दायरों की हम बात करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला क्षेत्रों में होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, और इनके होने की संभावना ज्यादातर बनी रही कि किसी तरीके से अब जब डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशंस में इतनी मुठभेड़ हो चुकी है, तो अब कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो कई बार ऐसे अवसर भी आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया। अगर राजनीतिक संवाद की बात करें, हम डायलॉग्स की बात करें, हम डिप्लोमेसी की बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डायलॉग होना चाहिए महाशक्तियों के बीच में। और जब डायलॉग नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, तो उस समय ऐसा होता है कि गलत फहमियां बहुत ज्यादा होती है, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अगर हम चीजों की बात करते हैं, तो वहां पे जो डायलॉग्स का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ऐसे कई मौके आए जहां पर ये जो महाशक्तियां थी उनके बीच में कोई राजनीतिक संवाद हो ही नहीं पाया, और इसके कारण ये युद्ध जो है और गंभीर रूप से गंभीर होता चला। शीत युद्ध के दौरान जिस तरीके से आपस में राष्ट्र और कई सारे ऐसे राज्यों में मुठभेड़ जारी हुए, उसी समय कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्हें हम तीसरी दुनिया के नेता कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नेता थे, जो चाहते थे कि जो पीस है, स्टेबिलिटी है, वर्ल्ड ऑर्डर में बनी रहे। क्योंकि हमने देखा कि विश्व युद्ध एक और विश्व युद्ध दो के बाद जो विश्व के हालात थे, गंभीर रूप से आर्थिक स्थिति कई देशों की अच्छी नहीं थी, और अगर इसी तरीके से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू होती है तो वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही हमारे देश के नेता जवाहरलाल नेहरू, वो एक प्रमुख नेता थे जो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्हें अभी अभी आज़ादी मिली है, वो किसी तरीके की डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में या फिर किसी भी राज्य के साथ या महाशक्ति के साथ अभी ना जुड़े। तो नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी कहते हैं। कॉन्गो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो ये हम देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता थे जो जानते थे कि महाशक्तियों के साथ उलझना ठीक नहीं है, और इसी तरीके से ये भी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके के हालात और संकट उस समय चल रहे हैं, उन्हें टालना उतना ही महत्वपूर्ण बन गया। तो इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम उस समय बरता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। तो शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया, और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था, क्योंकि नहीं तो ये शीत युद्ध ना रह के एक हॉट वॉर बन जाता है जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई होनी पक्की ही थी। अगर देखा जाए तो दोनों, अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालात में दोनों गठों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए ताकि मिलिट्री और डिफेंस वाइज वो काफी स्ट्रांग रह सके। आज भी अगर हम देखें तो एक आर्म्स रेस जिसे कहा जाता है, होड़ ज्यादा से ज्यादा वेपन्स और मिलिट्री पावर इकट्ठी करने की देशों में लगी रहती है, और उसका प्रमुख कारण ये भी है कि सभी देश एक तरीके से पावरफुल नेशन बनना चाहते हैं। अगर उस टाइम की बात करी जाए, कोल्ड वॉर के पीरियड की टाइम की बात करी जाए, शीत युद्ध की बात करी जाए, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो दोनों गठों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए, और लगातार ऐसा लग रहा था मानो दोनों तरफ से ही लड़ाई की जो पूरी तैयारी है वो हो रही है। तो हथियारों की बड़ी खरीदारी उस समय शुरू हो गई, और बहुत ज्यादा जरूरी माना गया कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपने अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन करनी है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया।
दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद जितना भी हम पेशेंस दिखा लें, उस टाइम पे अगर सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों आपस में काफी, अगर देखें तो विचार, आइडियोलॉजिकल वॉर जिसे कहा जाता है, विचार जो थे दोनों के नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए तो वो ये जानते थे कि युद्ध होना, मतलब हो सकता है, आज नहीं तो कल ऐसी संभावनाएं उस समय हमेशा बनी रही। तो दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। तो यहाँ पर कोई भी देश किसी को कमजोर नहीं देखना चाहता था, नहीं आंकना देखना चाहता था। और विश्व युद्ध दो के दौरान जो परमाणु बम फेंके गए थे, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और यदि ऐसी घटना हो जाती तो पूरा जो विश्व था, विश्व के राज्य थे जिसमें सभी कंट्री, सभी राज्य आते थे, चिंता सबके अंदर बन गई थी। इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारे लेक्चर को यहीं पे। थैंक यू।